रिया, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। वरुण ने पूछा, क्यों मम्मी, क्या बात हो गई? क्योंकि छोटी को तो अपनी मर्जी चलाने से फुर्सत नहीं। जरा सा कुछ कहो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। एक दो बात कह देती हूँ तो हफ्तों तक बोलती नहीं। तो मम्मी जी, आप सब उसी के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। क्यों रोक टोक करती हैं? अब हमारा बोलना भी गलत हो गया। राधिका जी एकदम से भड़क गई। रिया ये देखकर सोचने लगी, सबकी गलती होती है लेकिन मम्मी जी की नहीं। ये सोचकर उसकी आंखों के आगे उसकी पिछली जिंदगी घूम गई। राधिका जी अपनी मर्जी करने वाली, अपने आगे किसी की ना चलने देने वाली, वो हद से ज़्यादा अहंकारी और दबंग किस्म की औरत थी। उनके 3 बेटे, एक बेटी, जो 3 बेटों के बाद बड़ी मन्नत और मुरादों से हुई थी। वरुण की शादी रिया से हुई थी, जो दूसरे शहर में जॉब करता था। बाकी तीनों बच्चे कुंवारे थे। अर्जुन अपने पिताजी के साथ ही उनके बिजनेस में लगा हुआ था। संदीप और कनिका अभी पढ़ाई कर रहे थे। रिया ने सोचा था कि शादी के बाद उसे अपने घर जैसा ही प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। राधिका जी ने रसोई की रस्म के बाद उसे काम करने वाली समझ लिया, जैसे उन्हें एक खरीदी हुई नौकरानी मिल गई है। सारे काम रिया के ऊपर डाल दी। ना वो काम करने में खुद उसकी हेल्प करती थी, ना अपनी बेटी को करने देती थी। उनका कहना था, जब बहू है तो वो क्यों करे काम, और बेटी तो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, वो उससे घर का कोई काम नहीं करवाएंगी। तीनों टाइम खाना बनाना, बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना, ये सब करने के बाद भी राधिका जी यही ताना देती कि आज के टाइम में तो मशीन है, मशीनों से सब काम हो जाते हैं। इन सारे तानों को सुनकर रिया का मन दुखी हो जाता। वो सोचती कि सारा दिन तो काम करती हूँ, फिर भी मम्मी जी उसे सुनाती रहती हैं। वो जब भी वरुण से इस विषय पर बात करती तो वो यही कहकर बहला देता कि कुछ वक्त रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है, इसीलिए तुम अभी ये सब बर्दाश्त करो। सबके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो, कुछ वक्त बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वरुण के कहने पर वो चुप हो गई और सोचने लगी, मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन मम्मी जी मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती हैं। इतना सब करने के बाद भी मुझे सुनाती रहती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने निकल गए और रिया भी प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके लिए और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उसे हर चीज़ में बदबू आती थी। कुछ भी खाना बनाती तो बदबू बहुत आती थी। उसने अपनी सास राधिका जी से कहा तो उन्होंने कहा, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही है, लेकिन करना तो सब कुछ पड़ता है। उसे चक्कर आते, उल्टियाँ होती, तब भी यही जवाब होता और कहती, इतनी नाजुक मत बनो, थोड़ी मजबूत रहा करो। ऐसा तो सबके साथ होता है, तुम कोई अनोखी थोड़ी हो। थोड़ी बहुत शर्म करो, ऐसे बेशर्म की तरह बताती फिरती हो कि तुम पेट से हो। घर में तुम्हारी जवान ननद है, उस पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? जाओ काम करो। जब देखो काम से जान चुराती रहती हो। ऐसे में जितना काम करोगी उतना अच्छा होगा बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए भी। हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? आराम करने से बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस तरह से वो अपना दुख भी किसी से नहीं कह सकती थी। जैसे तैसे काम करती, वो कुछ भी खाने को होती उसे फौरन उल्टियाँ हो जाती। कुछ ना खा पाने की वजह से और लगातार काम करने की वजह से वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वरुण आता तब तो उसे 2-4 पल सुकून के नसीब हो जाते, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वही सब उसके साथ होने लगता। कल उसने वरुण से कहा तो उसने कहा कि ऐसे में अकेले कैसे रहोगी, ऐसी हालत में सबका साथ चाहिए होता है। वरुण की बात सुनकर वो चुप हो जाती और सोचती, वरुण भी उसकी परेशानी को नहीं समझता। अगर समझता तो उसे अपने साथ ले जाता या फिर मम्मी जी को ही समझा देता, लेकिन नहीं, वो हर बार बहाने बना देता है। ऐसे ही एक दिन उससे काम नहीं हो रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसको चक्कर आ रहे थे, तो वो आराम से काम कर रही थी। तभी राधिका जी आई। उन्होंने देखा कि अभी तो बर्तन भी साफ नहीं हुए, तो फिर खाना किस टाइम बनेगा, और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए सारे बर्तन किचन से बाहर फेंक दिए। रिया इस बात से बहुत डर गई और उसने जैसे तैसे करके वो बर्तन उठाए और उन्हें दोबारा साफ करके रखा। राधिका जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा वो काम जल्दी जल्दी करेगी। जैसे तैसे करके 9 महीने कटे और रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राधिका जी ने कुछ दिन के लिए काम वाली लगा ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही काम वाली को हटा दिया गया और बोली, मुझे काम वाली का काम पसंद नहीं आता और अब तो तुम्हें उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है, कोई ऑपरेशन से नहीं।
रिया को ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि अभी तो उसे 10 दिन भी नहीं हुए थे माँ बने हुए। उसने सोचा था कम से कम उसके मातृत्व के पहले 40 दिन तो अच्छे से गुजरेंगे, लेकिन उसकी ये सोच भी गलत साबित हो गई। वो पहली बार माँ बनने के एहसास को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि उसकी सास उसे फिर से घर के कामों में लगा रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया उसकी भाभी अंजलि जब से प्रेग्नेंट हुई थी, तब से माँ बनने तक मम्मी ने कितने अच्छे से उनका ख्याल रखा था, और उनके माँ बनने के बाद बच्चे का और माँ का कितने अच्छे तरीके से ध्यान रखा था। उनकी 40 दिन तक कुछ भी नहीं करने दिया था और बच्चे को भी खुद ही संभालती थी। भाभी ने अपने मातृत्व के पहले 40 दिन कितने अच्छे से एंजॉय किए, लेकिन यहाँ तो इन्हें सिर्फ काम की पड़ी है। वो पहले ही इतनी कमज़ोर थी और अब तो वो अपने बेटे को दूध भी पिलाती थी, तो उसके अंदर और भी कमजोरी आ गई थी। लेकिन उसे समझने वाला कौन था? कोई भी नहीं। उसने धीमे धीमे फिर से काम करने शुरू कर दिए। इस पर राधिका जी ताना देती, हाँ जल्दी जल्दी चलाया करो, आजकल की बहुएं अपने शरीर को देखकर ही जीती हैं, हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती हैं। हमारे ज़माने में तो। इतना कहकर राधिका जी हमेशा बात अधूरी छोड़ देती। 2 दिन बाद रिया की मम्मी का फ़ोन आया कि वो उसे लेने के लिए रिया के भाई को भेज रहे हैं, लेकिन राधिका जी ने साफ मना कर दिया। इस पर रिया ने कहा कि मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो डिलीवरी होने से पहले ही कहा था कि डिलीवरी मेरे मायके में हो जाएगी, लेकिन आपने मना कर दिया कि पहली डिलीवरी ससुराल में होती है। रिया फिर अपना मन मार कर रह गई। कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा आए और उसे उसके बच्चे को देखकर वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले रिया की मम्मी ने उससे कहा, रिया कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कितनी कमज़ोर हो गई हो बेटा, अच्छे से खाया पिया करो, तभी तो अच्छे से बच्चे के लिए दूध होगा, नहीं तो बच्चा भी भूखा रहेगा और तुम भी कमज़ोर हो जाओगी। रिया की आंखों में एकदम से आंसू आ गए, जिन्हें वो सर नीचा करके छुपा गई। उसने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन न जाने माँ अपने बच्चे के दिल की बात कैसे समझ जाती है। उसने धीमे से कहा, मम्मी ध्यान रखती तो हूँ बेटा, ध्यान रखती तो तुम्हारा ये हाल थोड़ी ना होता। ये बात राधिका जी ने सुन ली और कहने लगी, हाँ हम तो आपकी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, उसे खाने को नहीं देते, उसे भूखा रखते हैं। रिया की मम्मी एकदम से हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं समधन जी, कैसी बात कर रही हैं? रिया को अपनी मम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे उसकी सास ने उन्हें भी डपट दिया। ये सोचकर उसकी आंखें फिर से नम हो गई। रिया का मन यहाँ से उचट सा गया। अब वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी और बस काम में ही लगी रहती। जितना टाइम रिया काम करती उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देती कि उसे दूध पिला दे। जब वो सारा काम कर लेती तब उसे बच्चे को देती कि लो इसे दूध पिला दो। रिया बच्चे को गोद में लेकर जैसे सारे दुख भूल जाती। सोचती कि वो अपने बच्चे की वजह से ही ये सब कुछ सह रही है, नहीं तो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बिना बाप या दादा दादी के रहे। पहले तो वो वरुण के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अब बच्चे की वजह से नहीं जाना चाहती थी। वरुण से तो जैसे कुछ कहना ही बेकार था। फिर जैसे कुछ दिन और बीते, उसने फिर अपने मायके जाने को कहा तो राधिका जी ने उसे फिर डांट दिया। सारी जिंदगी तो वहीं रही हो, क्या मन नहीं भरा वहाँ रहकर? अपने मम्मी पापा से कह देना आकर मिल जाएंगे। अगर वहाँ जाकर बच्चा बीमार पड़ गया तो फिर क्या होगा? मम्मी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी है, इसीलिए तो मैं ये नहीं भूल सकती अपने मायके को। और रही बात बच्चे के पानी बदलने की, तो बच्चा कुछ खाता नहीं है, वो सिर्फ मेरा दूध ही पीता है। राधिका जी भड़क गई, कहने लगी, बस कुछ करना तो तुम्हें आता नहीं, लेकिन जबान चलानी बहुत अच्छे से आती है। रिया उदास रहने लगी थी। वो सोचती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भरा पूरा परिवार है, फिर भी मैं अकेली हूँ। कहते हैं ननद भाभी सहेलियों की तरह होती हैं, लेकिन कनिका को तो कोई काम पड़ता है तब तो प्यार से बोलती है, और जब काम निकल जाता है तो फिर ऐसे बन जाती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। रिया अपने और अंजलि भाभी के बारे में सोचती है कि कैसे वो सारा दिन एक दूसरे के साथ काम निपटाकर फिर बातों में सारा दिन निकाल देती थी। दोनों बिल्कुल बहनों के जैसे रहती थी, लेकिन यहाँ तो कनिका अपने मतलब के लिए बोलती थी। उसने सुना था कि देवर और भाभी का रिश्ता दोस्तों की तरह होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सब उसे सिर्फ काम के वक्त बुलाते
बाकी तो उसे काम वाली की तरह समझते हैं। जब वरुण आते हैं तो सब उन्हें दिखाने के लिए प्यार से बोलते हैं और उनके जाने के बाद तो सब पहले जैसे हो जाते हैं। अब रिया का दिमाग उससे बगावत करने लगा था। ऐसे ही चलते कुछ दिन और निकल गए। अर्जुन के रिश्ते की बात चली और सब लड़की देखने गए हुए थे, लेकिन रिया घर पर अकेली थी। उसे यहाँ ये कहकर छोड़ दिया गया कि वो क्या करेगी जाकर। उसका बच्चा छोटा है, घर पर बच्चे की देखभाल करे। राधिका जी को अर्जुन के लिए लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए शादी की डेट 2 महीने के बाद फिक्स हो गई थी। सब शॉपिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन रिया को कोई पूछता तक नहीं था कि उसे भी कुछ चाहिए या नहीं। रिया भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती। रिया के लिए काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसे बच्चे को भी संभालना होता, घर के सब काम भी करने होते। धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ रहा था। फिर वरुण भी आ गए। उसने वरुण से कहा सब अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं। उससे किसी ने पूछा तक भी नहीं। वरुण बोले कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। वरुण कोई बात कैसे नहीं है, जब मैं सबके लिए काम करती हूँ, सबकी देखभाल करती हूँ, तो क्या मम्मी जी को मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। वरुण बोला मैं मम्मी से बात करूँगा, लेकिन फिलहाल शॉपिंग पर चले। वरुण ने राज को राधिका जी के पास छोड़ा और रिया को शॉपिंग करा लाया। इस बात पर राधिका जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने वरुण के सामने कुछ नहीं कहा और शॉपिंग से आने के बाद उन्होंने रिया से कहा कि वो उन्हें अपनी ज़रूरत बता सकती थी। वरुण से कहने की क्या ज़रूरत थी, क्या वो उसे लाकर नहीं देती। रिया ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही, क्योंकि वो कोई भी जवाब देती राधिका जी उल्टा उसी पर चिल्लाती। इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ गया और अर्जुन की शादी सुरेखा से हो गई। सुरेखा उनके घर में बहू बनकर आ गई। रिया की मम्मी का फ़ोन आया था, वो रिया को बुला रही थी। उन्होंने कहा कि अब तो एक और बहू घर में आ गई है, इसीलिए कुछ वक्त के लिए रिया को भेज दीजिए। वरुण ने राधिका जी से बात करी और जैसे तैसे मना लिया और रिया अपने मायके आ गई। लेकिन रिया ने अपने ससुराल वालों का व्यवहार किसी को भी नहीं बताया। मम्मी अब मुझे जाना होगा, सुरेखा अभी नहीं है, वो सब कुछ कैसे संभालेगी, और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वही सब उसके साथ हो। मैं वहाँ रहूँगी तो उसे एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पर सब लोग बहू को सिर्फ काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। अगर वो उसके साथ होगी तो सुरेखा को भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना आसान हो जाएगा। सुरेखा और रिया ने मिलकर सारा काम संभाल लिया, लेकिन राधिका जी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। सोचती थी कि ये दोनों बहुएं मिलकर उनके खिलाफ हो जाएंगी। वो सोच रही थी इन दोनों को किस तरह से अलग अलग रखा जाए। फिर उन्होंने इसका हल ये निकाला कि वो रिया और सुरेखा को अलग अलग काम में उलझा कर रखें। अगर रिया किचन का काम करती तो सुरेखा को ऊपर का काम करवाती थी। एक दिन जब सुरेखा किचन में काम कर रही थी तो उन्होंने सुरेखा से कहा कि सुरेखा किचन का काम तो रिया संभाल लेगी, तुम मेरे सर में मेहंदी लगा दो। सुरेखा ने उनके सर में मेहंदी लगा दी। फिर कनिका ने कहा भाभी ये मेहंदी का बर्तन मुझे दे दो, और वो मेहंदी राज के हाथ पर लगाने लगी। तभी रिया बाहर आई और उसने देखा कि कनिका राज के हाथ पर मेहंदी लगाने वाली है। उसने कनिका से कहा दीदी राज के हाथ पर मेहंदी मत लगाइए, सर्दी का मौसम है, उसे ठंड लग जाएगी। लेकिन कनिका नहीं मानी। उसने कहा वो तो मेहंदी लगाएगी, उसका भतीजा है, उसके साथ चाहे जो कर सकती है, आपकी इजाज़त की मुझे ज़रूरत नहीं। कनिका को ना मानते देखकर रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कनिका के हाथ से मेहंदी का बर्तन लेकर गिरा दिया। कनिका ने उसे बचाने की कोशिश करी। इस तरह से वो बर्तन कनिका के ऊपर ही पलट गया और कनिका के ऊपर मेहंदी गिर गई और वो बर्तन उसके पैर पर लग गया। कनिका अपने घर में सबकी लाडली और बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। वो इस बात से भड़क गई और ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। ये देखकर रिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कनिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा वो तो मम्मी को जाकर बताएगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। रिया ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े कि मम्मी को ना बताए, लेकिन कनिका नहीं मानी और रोते हुए अपनी मम्मी के पास जो पड़ोस में गई हुई थी वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर उनसे कहा कि भाभी ने मेरे ऊपर मेहंदी का बर्तन फेंक कर मारा, जिससे मेरे ऊपर मेहंदी गिर गई और मेरे पैर में भी चोट लग गई। राधिका जी वहीं से गुस्से में भड़कते हुए आईं और आते ही रिया को सुनाने लगी और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के ऊपर मेहंदी गिराने की और उसे मारने की।
तुम्हें पता है मेरी बच्ची कितनी मन्नत और मुरादों से हुई है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम इस भूल में मत रहना कि तुम मेरी बच्ची को कुछ कहोगी और मैं चुप बैठ जाऊंगी। न जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। जब बात माँ बाप के दिए संस्कारों पर आई तो रिया से चुप नहीं रहा गया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, बस मम्मी जी बहुत हुआ। आपके जी में जो आ रहा है वही कहे जा रही हैं। मेरे माँ बाप को या उनके संस्कार को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके संस्कार दिए हुए ही संस्कार हैं कि आप अब तक अपनी मनमर्जी करती आ रही हैं और मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और रही बात कनिका की, तो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं उसके हाथ से मेहंदी का बर्तन ले रही थी, वो छूटकर उसके ऊपर गिर गया। और रही बात लाडली होने की, तो मैं भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर उसके दोनों देवर भी उसके ऊपर भड़क गए कि भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मी से ऐसे बात करने की। उनकी बात पर रिया बोली, हिम्मत तो नहीं हुई थी, लेकिन अब जब पानी सर से उतर गया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। आप मम्मी जी को कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? वो मेरे माँ बाप को कह रही हैं। उनकी वजह से मेरे माँ बाप को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। आपकी तरफ से जो दहेज की डिमांड हुई थी उसे पूरी करने में उन्हें अपना घर बेचकर बेघर होना पड़ा। उसकी बात सुनकर राधिका जी और ज़्यादा भड़क गईं और कहने लगी, हाँ, अब तो तुम हम पर दहेज का इल्ज़ाम भी लगाओगी। जब तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी तो हमारे यहाँ शादी क्यों की? सब मिलकर रिया को ही दोषी बता रहे थे। सुरेखा ने कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने उसे चुप करा दिया। तभी राधिका जी बोली, बस बहुत हो गया, अब तुम और यहाँ नहीं रहोगी। मैं वरुण को फ़ोन कर देती हूँ, वो आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा यहाँ से। और जब तक वरुण नहीं आता तब तक तुम किचन में नहीं जाओगी। सब इस बात का ध्यान रखना कि ये किचन में ना जाने पाए। ये कहकर उसे कोसती हुई अंदर चली गई। बाकी सब भी उसे भला बुरा कहते हुए चले गए। रिया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, ये सब एकदम से क्या हो गया? मैं तो हमेशा बर्दाश्त कर लेती थी, आज पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। वरुण का फ़ोन आया, जो दोबारा अपनी कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। वरुण ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वरुण की आवाज़ सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिया ने रोते हुए वरुण को सारी बात बता दी। वरुण ने कहा, तुम परेशान मत होना और तुम अब कुछ मत कहना। मैं जैसे ही वहाँ आता हूँ तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन वरुण, मम्मी जी ने तो मेरा किचन में जाना बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर वरुण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे भिजवा देता हूँ, तुम किसी से बाहर से कुछ मंगा लिया करना। और अब रो नहीं तुम, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वरुण ने फ़ोन काट दिया। वरुण से बात करके रिया का मन कुछ हल्का हो गया। वरुण ने कहा कि वो 8 दिन में आ जाएगा। यही सब सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन किसी ने उसे खाने तक को नहीं पूछा। रिया ने भी गुस्से में कुछ नहीं मंगाया। वो राज को लेकर भूखी ही सो गई। अगले दिन राज बहुत रो रहा था। वो उसे चुप करा रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और रिया ने कल से कुछ खाया नहीं था, तो उसे दूध भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से राज भूखा था। उसने सोचा वो पड़ोस के किसी बच्चे से उसके लिए दूध मंगा लेती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची तभी वहां राधिका जी आ गई और उससे कहा, तुम कहाँ जा रही हो? जब तक वरुण नहीं आ जाता तब तक अपने कमरे में रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम सब जगह ढिंढोरा पीटते फिरो कि हमारे घर में लड़ाई हो गई है और सब जगह हमारी बदनामी करती फिरो। उसने कहना चाहा कि राज भूखा है, लेकिन राधिका जी तो उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। वो मन मारकर अपने कमरे में चली आई। राज को उसने बड़ी मुश्किल से चुप कराया। थोड़ी देर बाद सुरेखा उसके पास आई, उसके लिए दूध और खाना लाई थी। सुरेखा बोली, दीदी कुछ खा लीजिए, आप कल से भूखी हैं। राज को भी खिला दीजिए और दूध पिला दीजिए। सुरेखा की बात सुनकर रिया की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। वो उससे बोली, नहीं सुरेखा, जब मम्मी जी ने मना किया है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं बाहर से मंगा लूँगी। दीदी जिद मत कीजिए, आप कल से भूखी हैं, आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राज को देखिए भूख की वजह से कितना रो रहा था। और रही बात बाहर से मंगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी आपको बाहर से कुछ भी मंगाने देंगी। सुरेखा की बात सुनकर रिया बोली, नहीं मंगाने देंगी, कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ वो अपने कितने रंग दिखाती हैं। उसकी बात सुनकर सुरेखा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, दीदी इस सब में उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप और राज दोनों को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? कम से कम राज के बारे में तो सोचिए।
लीजिए, इसे दूध पिला दीजिए और आप भी खाना खा लीजिए। सुरेखा की बात सुनकर उसने सिर्फ राज के लिए दूध ले लिया और बाकी खाना वापस कर दिया। सुरेखा, तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ जाओगी, इसीलिए आइंदा तुम मेरे लिए खाना मत लाना। उसकी बात सुनकर सुलेखा को थोड़ा अफसोस हुआ। वो बोली, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब खाना खाएंगे और आप भूखी रहेंगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो आपके लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। सुरेखा के बहुत समझाने पर भी रिया अपनी बात पर अड़ी रही। उसने खाना नहीं खाया लेकिन राज को दूध पिला दिया। अगले दिन रिया राज को लेकर छत पे रखे झूले पर बैठी थी। तभी बराबर वाली सीता आंटी बोली, बहू कैसे चुप चुप बैठी हो, चेहरा भी उतरा हुआ है, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? नहीं आंटी जी, तबीयत ठीक है मेरी, बस यूं ही थोड़ी धूप के लिए बैठी हूँ। बेटी, हमें सब पता है तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्या करे, दूसरे के घर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। फिर भी अगर तुम कहो तो तुम्हारी कुछ मदद करूं। रिया कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर बोली, नहीं, पर आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद। ये कहकर रिया फिर से नजरें नीची करके राज के बालों में हाथ फेरने लगी। इस वक्त वो कोई और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। कुछ वक्त बाद जब वो नीचे जाने के लिए खड़ी हुई, तभी सीता आंटी की फिर आवाज़ आई, बेटी मेरे पास वरुण का फ़ोन आया था, उसने कहा है तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दूं, पर तुम्हारे सास की वजह से बेटा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बस ये, उन्होंने एक थैली में रोटी के साथ अचार रखकर थैली नीचे लटका दी। सीता आंटी का घर उनके घर से एक मंजिल ऊंचा था। तभी सीता आंटी फिर बोली, वरुण का बचपन से ही मुझसे ज़्यादा लगाव है, इसीलिए उसने मुझसे ये बात कही है, नहीं तो बेटा अपने घर की बात कोई किसी से नहीं कहता। इसीलिए बेटा मना मत करना, देख तेरा बच्चा अभी छोटा है, उसका ख्याल रखना तुझे ही है, इसीलिए ये खाना खा ले, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तेरी सास जो अभी तेरे और तेरे बच्चे के बारे में नहीं सोच रही है, वो बाद में क्या सोचेगी? इसीलिए बेटा बच्चे के खातिर अपना ध्यान रख। ये कहकर सीता आंटी चली गईं, लेकिन रिया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी खाना ले या ना ले, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो थैली और राज को लेकर अपने कमरे में आ गई। जैसे ही उसने थैली खोली, उसमें रोटियां देखकर उसकी आंखें भर आई। वो 2 दिन से भूखी थी। वो आज सीता आंटी को मना नहीं कर पाई, शायद उसके समझाने की वजह से या फिर ज़्यादा भूखे होने की वजह से। जैसे ही रिया ने रोटी का एक कौर खाया, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रिया ने रोते रोते खाना खाया और पानी पीकर राज को दूध पिलाकर सो गई। अगले दिन वो फिर छत पर गई तो सीता आंटी ने फिर उसे खाना दे दिया। जैसे ही वो मना करने को हुई, सीता आंटी ने उसे इशारे से चुप कर दिया। लेकिन रिया को जिस थैली में उन्होंने खाना दिया था, खाना निकाल कर उसी में पैसे रखकर उसने कहा कि वो इन पैसों का दूध मंगा दे, वो राज को पिलाएगी। कुछ वक्त बाद सीता आंटी ने दूध मंगाकर फिर से थैली में लटका दिया। रिया ये सब लेकर नीचे आ गई। संडे होने की वजह से आज सुरेखा राज के लिए दूध नहीं ला पाई थी। रिया के ये 8 दिन इसी तरह से गुजरे और 8 दिन बाद वरुण आ गया। वो आते ही सबसे पहले राधिका जी से मिला। राधिका जी ने अपनी सारी भड़ास वरुण के सामने निकाल दी। उनकी बात सुनकर वरुण बोला, अब आप ये बताइए कि क्या करना है? करना क्या है, उसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं उसे अब यहाँ नहीं रखूँगी। उनकी बात सुनकर वरुण बोला, ठीक है, मैं रिया और अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, आप खुश रहिए। ये कहकर वो रिया के पास आ गया। रिया ने पहले ही सारी पैकिंग कर रखी थी। वो रिया को लेकर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने रिया से कहा कि वो मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। रिया ने उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखा। तब वरुण ने कहा, देखो रिया, अब हम जा तो रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं, तुम जाओ और उनका आशीर्वाद ले लो। वरुण के कहने पर रिया जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी तो राधिका जी और सुधाकर जी पीछे हट गए। वरुण बोला, रिया आ जाओ, चलो हम चलते हैं। इस तरह वरुण और रिया वरुण की कर्मस्थली आ गए। वरुण रिया को अपने साथ ले आया जहां वो जॉब कर रहा था, लेकिन आते ही रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा भूखे रहने की वजह से उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी दिन तक इलाज चलेगा और अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। वरुण के प्यार और देखभाल से रिया जल्दी ही ठीक हो गई। दोनों अपनी गृहस्थी में बस गए। रिया के लिए सब कुछ भूल पाना इतना आसान नहीं था,
लेकिन वरुण बस एक ही बात कहता, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उधर राधिका जी सुरेखा के साथ भी वही बर्ताव करने लगी जो रिया के साथ करती थी। लेकिन सुरेखा जानती थी कि वो जितना सहेगी वो उसे उतना ही दबाएंगे, इसीलिए उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो अर्जुन से भी कहती तो अर्जुन को भी अपनी माँ की गलती समझ में आने लगी थी। वो समझ चुका था कि रिया भाभी की कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी माँ की थी, लेकिन माँ के सम्मान की वजह से कुछ नहीं कहता था। इन्हीं सब के चलते सुरेखा ने बेटी को जन्म दिया। जब कनिका भी नौकरी करने लगी थी और राधिका जी इधर उधर घूमने निकल जाती, इस तरह से सुरेखा बच्ची को भी संभालती और घर के काम भी करती। इससे भी राधिका जी खुश नहीं होती, कुछ न कुछ ताने देती रहती थी। अर्जुन को भी सिखाने की कोशिश करती कि सुरेखा उनका कुछ काम ढंग से नहीं करती। अर्जुन भी सब समझ रहा था, लेकिन अभी वो चुप था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुरेखा सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी कि बच्ची रोने लगी। वो अपनी बच्ची के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी सुधाकर जी की आवाज़ आई, नाश्ता कब मिलेगा। वो उन्हें नाश्ता देने के लिए गई। इतने में जाने कैसे दूध में मकड़ी गिर गई। सुरेखा ने आकर देखा कि दूध में मकड़ी गिर गई है और वो ये कहते हुए दूध फेंकने लगी। तभी राधिका जी बोली, मकड़ी ही तो गिरी है, निकाल कर फेंक दो, कुछ नहीं होगा बच्ची को, वैसे भी लड़की की जात है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी। उनकी बात सुनकर सुरेखा उसके मुंह को देखती रह गई। कुछ पल को तो उसकी समझ में नहीं आया वो क्या कहे। जैसे ही वो संभली और बोली, मम्मी ये दूध मैं कनिका दीदी को दे देती हूँ, वो भी तो लड़की की जात है। उसका इतना कहना ही जुल्म हो गया। राधिका जी बोली, मेरी बेटी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी बहुत मन्नतों से हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कुछ कहने की। उनकी बात पर सुरेखा बोली, जब आपकी बेटी पर बात आई तो आपको कितना बुरा लगा। इस दूध से मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा तो कनिका दीदी को क्यों नहीं देने देती। आपकी बेटी तो बहुत मन्नतों से हुई है, तो मेरी बेटी भी कोई यूं ही नहीं है, वो मेरी लाडली है, मेरी जान है। मैं सब चीज़ के लिए समझौता कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची की जान की समझौता मैं नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे रिया दीदी की तरह समझा है क्या। जितना उन्होंने सहा है उतना मैं नहीं सहूँगी। मैं अपनी बच्ची के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाना जानती हूँ। उसकी बात सुनकर राधिका जी उसके ऊपर चिल्लाने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, मम्मी सुरेखा सही कह रही है, कुछ गलत नहीं कहा उसने। आप मेरी बच्ची को ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं कमाता हूँ उसी से वो दूध पीती है। आपने इतनी गलत बात मेरी बच्ची के लिए कही कैसे। मैं भी अपनी बच्ची की जान का समझौता नहीं करूँगा। इस तरह वो भी घर छोड़कर अलग रहने लगी। राधिका जी को काम की परेशानी होने लगी। वो रात दिन बहुओं को कोसती रहती, काम वाली भी लगाई, लेकिन उसका काम उन्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए उन्होंने संदीप की शादी कर दी। शादी में वरुण और अर्जुन के अलावा दोनों बहुओं में से किसी को भी नहीं बुलाया। रिया और सुरेखा तो वैसे भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राधिका जी दोनों बहुओं के जाने के बाद भी नहीं संभली थी। वो संदीप की पत्नी दीप्ति के साथ भी वही बर्ताव कर रही थी जो उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बहू के साथ में किया था। लेकिन हर कोई एक सा नहीं होता। दीप्ति उसका तुरंत जवाब दे देती थी। कुछ वक्त बाद दीप्ति ने कहा वो जॉब करना चाहती है, तो उसे राधिका जी ने ये कहकर चुप करा दिया कि वो नौकरी करेगी तो काम कौन करेगा। संदीप ने भी अपनी माँ को ही सपोर्ट किया, दीप्ति को सपोर्ट नहीं किया। इस तरह दीप्ति का मन संदीप की तरफ से भी हटने लगा। वो काम करती और ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। दीप्ति का कहना था कि जब वो काम परफेक्ट करती है तो वो किसी की सुनेगी नहीं, अपने काम में किसी की दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं। ये सब ऐसे ही चल रहा था कि कनिका का रिश्ता आया था। राधिका जी को रिश्ता अच्छा लगा और उन्होंने कनिका की शादी तय कर दी। लेकिन कनिका ने कहा कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि उसके दोनों भैया और भाभी शादी में आएंगे, नहीं तो वो भी शादी नहीं करना चाहती। उसकी बात राधिका जी कैसे टालती, इसीलिए उन्होंने वरुण से फ़ोन करके कहा कि कनिका की शादी है और वो शादी में 1 महीना पहले आ जाए, बच्चों को भी और रिया को भी लेकर आए। इसी तरह उन्होंने अर्जुन से भी कहा कि वो सुरेखा और बच्चों को लेकर आए। वरुण रिया को लेकर कनिका की शादी में 8 दिन पहले आ गया। रिया तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन वरुण ने उसे बहुत समझाया। वो माँ है हमारी, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए बस कनिका की शादी होने तक चलो। तुम्हें मम्मी की कोई भी बात बुरी लगे तो तुम मुझसे कहना, मैं सब संभाल लूँगा। इस तरह रिया वरुण के कहने पर आ गई। उधर से अर्जुन और सुरेखा भी आ गए।
रिया और सुरेखा ने सारा काम संभाल लिया। दीप्ति प्रेग्नेंट थी तो वो उससे कुछ भी काम नहीं करवाती थी। कभी कभी खाना बनाने में हेल्प के लिए कह देती थी। राधिका जी पहले की तरह कनिका को ले जाकर सारी शॉपिंग करती और किसी को कुछ नहीं दिखाती थी, ना ही किसी से कोई मशवरा लेती थी। दीप्ति को उसके बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन रिया और सुरेखा उसे समझा बुझाकर शांत करा देती थी। इस तरह कनिका की शादी आराम से निपट गई और कनिका अपने ससुराल चली गई। तब राधिका जी ने ये हंगामा उठा दिया कि वो वरुण और रिया के साथ रहेंगी, दीप्ति के साथ नहीं रहेंगी। उनका कहना था कि दीप्ति अपनी मनमर्जी का काम करती है, उनसे मशवरा नहीं करती, उनसे पूछकर काम नहीं करती और हर बात का जवाब देती है। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होता। उनकी बात सुनकर वरुण ने कहा, मम्मी सारी बहुएं गलत हैं और आप सही है, यही कहना चाहती हैं ना आप? और रही बात बहू के जवाब देने की, तो आप ऐसी कोई बात बोलती ही क्यों हैं कि वो आपको जवाब दे? इन दोनों माँ बेटे की बात सुनकर रिया, जो अब तक चुप थी, वो बोली, आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, मैं तो आज भी वही हूँ, जबान चलाने वाली, अपनी मर्जी करने वाली, और जिसे उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं तो आज भी वही हूँ जिसे आपने 8 दिन तक किचन में नहीं जाने दिया था। ये भी नहीं देखा कि मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया या नहीं, मेरा बच्चा कैसा है, वो भूखा है या नहीं, आपने कुछ भी नहीं देखा। और अब आप कह रही हैं कि आप मेरे साथ रहेंगी, तो माफ़ करिएगा मम्मी जी, मैं अब आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। ये तो मेरी गलती थी कि उस टाइम मैंने इतना सहा। मैं कभी अपने लिए या अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे या फिर मेरा दब्बूपन, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अब वो दब्बू रिया नहीं हूँ। रिया की बात सुनकर राधिका जी फिर से भड़कने लगी और कहने लगी, हाँ, हमने तो तुम्हारे साथ सब कुछ गलत किया है। वो तो तुम ही थी जो सुरेखा के सिखाने में आकर मुझसे बहस कर रही थी, इसमें तुम्हारी गलती थी और तुम हमें ही दोष दे रही हो। सुरेखा जो बहुत देर से इन सबको बातें सुन रही थी, जैसे ही उसने ये सुना, सारा का सारा इल्ज़ाम उसके सर मढ़ा जा रहा है। उससे चुप नहीं रहा गया। वो बोली, वाह मम्मी जी, क्या बात कही आपने कि रिया दीदी ने मेरे सिखाने में आकर आपसे लड़ाई करी। मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपने हर बात में इंतहा कर दी थी और इंतहा किसी चीज़ में अच्छी नहीं होती। सुरेखा के बोलते ही राधिका जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें तो छोटे बड़े का सम्मान का कुछ नहीं पता, तुम बहुत ज़्यादा मुंहफट हो। तुम्हारे आने से पहले रिया कितने अच्छे से रह रही थी, वो कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। तुम्हारे आने के बाद से ही उसके मिजाज बदल गए और उसने हमसे लड़ाई की और माफ़ी भी नहीं मांगी। ये सब तुम्हारा किया धरा है। ये बात हम उस समय नहीं समझ पाए, नहीं तो हम रिया को नहीं, तुम्हें इस घर से निकालते। सुरेखा व्यंग से उनकी तरफ देखकर जवाब देने ही वाली थी कि रिया ने उसे रोक दिया। वो हैरानी से रिया को देखने लगी। तब रिया बोली, सही कहा आपने मम्मी जी, सुरेखा के आने के बाद मेरे अंदाज बदल गए। सही कह रही हैं आप, क्योंकि सुरेखा के आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं भी इंसान हूँ। नहीं तो उसके आने से पहले मैं तो बस आपको, आपके हुक्म का गुलाम समझती थी। अपने लिए या अपने बच्चे के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाई। लेकिन सुरेखा के आने के बाद मुझे पता लगा कि मैं कितनी गलत थी। रिया कुछ देर रुककर बोली, आप कह रही हैं कि मैंने आपसे लड़ाई की। कहते हैं सास माँ की तरह होती है, क्योंकि माँ के बाद सास की ही ऊंच नीच समझाती है। लेकिन आपने तो हमें बेटी की तरह समझना तो दूर की बात, आपने तो हमें इंसान ही नहीं समझा। आपने तो हमें अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह समझा। आप हुक्म दें और हम 24 घंटे काम करते रहें, बस उसमें भी आप खुश हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बस बहुत हो गया रिया, हम तो समझते थे कि तुम अपनी गलती को समझ गई हो, इसीलिए यहाँ आई हो। हमें नहीं पता था कि तुम तो और भी ज़्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें जवाब पर जवाब दिए जा रही हो, इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। तुम तीनों ने समझ क्या रखा है कि तुम मिलकर हमें अपनी मुट्ठी में कर लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और रही बात दीप्ति की, उसे हम खुद संभाल लेंगे। और वरुण, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ से इस तरह से बात कर रही है, तुम उसे कुछ कहने के बजाय माँ को ही गलत ठहरा रहे हो। वाह मम्मी जी, क्या बात कही आपने कि मुझे शर्म नहीं आ रही और मैं आपको गलत ठहरा रहा हूँ।
मैंने आपको तब भी कुछ नहीं कहा जब आपने रिया के साथ इतना कुछ गलत किया। उसे भूखा रखा, मेरे बच्चे को भूखा रखा और उसे घर से निकाल दिया। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने आपको उस टाइम नहीं समझाया। अगर समझाया होता तो क्या पता आपकी समझ में आ जाता। मम्मी जी, अब भी समझ जाइए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। छोटी बहू के साथ मिलजुल कर रहिए, अच्छा व्यवहार करें, बेटी समझ कर रखे, फिर आप देखिएगा आपको पलट कर जवाब देना तो दूर की बात, वो आपका इतना ख्याल रखेगी, बिल्कुल कनिका की तरह। वरुण कुछ देर रुककर फिर बोला, मम्मी जी, बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, ख्याल तो बहू ही रखती है, सेवा तो बहू ही करती है, फिर क्यों बहू को बहू समझना तो दूर की बात, इंसान भी नहीं समझा जाता। आप उसे बेटी समझकर देखें तो सही, वो आपका अपनी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखेगी, किसी बात की परेशानी नहीं होने देगी, लेकिन आपको भी उसके दुख और परेशानी उसे समझना होगा। अगर आप अभी ये बात नहीं समझी तो मम्मी जी, छोटी बहू भी आपको छोड़कर चली जाएगी, फिर आप सोच लीजिए कि आप अकेले कैसे रहेंगी। आपसे कुछ काम तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कभी कुछ काम किया ही नहीं। पहले दादी, फिर बुआ और उसके बाद बहुओं ने काम संभाला है। सोचिए, इस उम्र में आपसे कुछ काम नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि आप छोटी बहू से मिलकर रहें। और जिन्हें आप जबान चलाना और जवाब देना कह रही हैं, ये सब वो शिकायतें हैं जो कभी नहीं की गईं। और मम्मी जी, इज्जत करवाने के लिए इज्जत करनी भी होती है। जब तक हम किसी को इज्जत नहीं देंगे तब तक वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। मम्मी जी, आज का ज़माना डरा कर काम कराने वाला नहीं है, आज का ज़माना इज्जत दो और इज्जत लो वाला ज़माना है। वरुण की बात सुनकर राधिका जी को कोई जवाब नहीं सूझा, तो वो रोने लगी और कहने लगी कि अब तो तुम सब हमारे अंदर ही गलतियां निकालोगे। सही बात है, बेटे की शादी होते ही समझो वो पराया हो जाता है, वो अपना नहीं रहता, फिर तो वो बस अपनी बीबी की बात को ही सही कहता है, माँ की बात उससे बुरी लगती है। वरुण ने अफसोस से उनकी तरफ देखा। वरुण समझ गया था कि उन्हें समझाना बेकार है, वो समझेंगी नहीं, उन्हें तभी समझ आएगा जब जिंदगी उन्हें कोई ठोकर देगी, उसके बिना उन्हें समझ नहीं आएगी। इसीलिए वरुण ने और आगे कुछ नहीं कहकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। रिया और बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। इधर सुरेखा और अर्जुन भी वापस अपने घर आ गए। सबके जाने के बाद राधिका जी ने कुछ दिन तो दीप्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर से वो अपने रंग में वापस आने लगी। दीप्ति को भी परेशान करने लगी। संदीप को भी अपनी मम्मी के सारे रंग ढंग समझ आने लगे, इसीलिए वो भी दीप्ति और अपने बच्चे को लेकर उनसे अलग चला गया। राधिका जी, सुधाकर जी अकेले रह गए। सुधाकर जी की ये गलती थी कि कभी उन्होंने राधिका जी को गलत करने पर टोका नहीं, बल्कि हमेशा उनके साथ खड़े रहे, इसीलिए इतने बड़े घर में दोनों अकेले रह गए। सुधाकर जी राधिका जी को समझाने की कोशिश भी करते तो वो उनसे ही लड़ने को आती, इसीलिए उन्होंने जो है जैसा है के आधार पर चुप लगा ली। जो भी रिश्तेदार राधिका जी से मिलने आते, राधिका जी उनको यही कहती कि माँ बाप तो 7-5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन बच्चों से 2 माँ बाप नहीं रखे जाते। बीबियों के आते ही बेटे पराये हो जाते हैं, माँ बाप बुरे लगने लगते हैं। लेकिन राधिका जी की आदत को सभी जानते हैं, उनके सामने तो सभी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन इस चीज़ को सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब ये सारी बातें रिश्तेदारों के जरिए राधिका जी के तीनों बेटों को पता चलती, वो बस यही सोचते कि अभी उन्हें अकेले रहने दिया जाए, यही उनके लिए सही है। जैसे ही वो अपनी गलती को समझेंगी, जब वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तब वो उन्हें अपने पास ले आएंगे। राधिका जी जैसे लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो हट करके बैठ जाते हैं कि वो जो कह रही हैं सही है और बाकी सब गलत हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की समझ में कोई बात नहीं आती और फिर एक दिन उनको अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।